देखो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी होगा, उसको क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ, सोडियम बेरियम क्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन किसी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, या यूं बोल दो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या लॉस ऑफ वेट और गेन ऑफ वेट हो, ठीक, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, या यूं बोल दो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या है? ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। बाकी ये जो है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये भी ऑक्सीडेशन है। ये पुरानी डेफिनेशन है, इनको बस पढ़ लो, याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इस साइड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये बस पढ़ने हैं, ये रिडक्शन होता है, ठीक। बाकी ये दो चीजें जरूर याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर अराइज क्यों होता है? ड्यू टू, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में O2 में N2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, HCl है +1 -1, NO +2 -2, कर लेगा नहीं कर लेंगे? बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक। नेक्स्ट, किसी भी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। हमने पोलिंग स्केल में एक आइडिया लिया है, बाकी है ना यहाँ पे जैसे क्लोरीन की ज्यादा, नाइट्रोजन से, फास्फोरस की ज्यादा, हाइड्रोजन से, सल्फर की ज्यादा है, कार्बन से। वैसे आप इनकी 2.5 पढ़ते हो दोनों की, इनकी दोनों की 2.1, इनकी 3.0, लेकिन एग्जैक्टली सेम किसी की भी नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, 0, कुछ भी आ सकती है, ठीक। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट मे बी सेम और डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये एग्जांपल लिख रखे, ये बस पॉइंट्स है, पढ़ने इनमें रटने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं रटना इसमें से। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसी भी एटम की फ्री स्टेट में 0 होगी, जब वो कंबाइन करेगा तब कुछ आ सकती है। अब अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड में, अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी सेम टाइप के एटम जुड़े, जैसे H2O2 N2 F2C S8 P4 या कार्बन 60, सब में क्या आएगी? 0 आ जाएगी। और अगर एलोट्रोप्स की बात करोगे उसमें भी 0 आएगी, क्योंकि एलोट्रोप्स में क्या होता है? सेम एटम जुड़े होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इधर आ जाओ, मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अलोयज हो, अमलगम है, या आपके मेटल कार्बोनिल, सब में क्या होगी? 0। भाई कॉपर टिन की ब्रोंज में 0 हो गई, ये सोडियम मरकरी अमलगम में दोनों की 0 है। ये देखो, ये आपके क्या हो गए? कार्बोनिल हो गए, मेटल कार्बोनिल, इनमें मेटल की 0 है। अच्छा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल कितना आएगा? 0। ये आपके ना क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, कैसे आगे देखते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। नेक्स्ट, फ्लोरीन आपको या तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या -1, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये बाकी सबको कर देता है। तो F2 में 0, बाकी सभी एलिमेंट में -1 शो करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? +1, अगर किससे जुड़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और खुद से जुड़ा तो 0 -1 मेटल हाइड्राइड में। इधर आ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्साइड्स में -2, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, सब ऑक्साइड्स में, ये एनसीईआरटी में है -2, और O2O3 में 0, OF2 में +2, O2F2 में +1, और +1/2 हो जाएगा O2PtF6 में। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 वालों का +1, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 3 का +1 एंड +3 होता है। ग्रुप 4 का -4 से +4 तक हो सकता है, ग्रुप 15 का -3 से +5, ग्रुप 16 का -2 से +6, और ग्रुप 17 का -1 से +7। यानी जो जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जैसे भाई हैलोजन मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं -1, और मैक्सिमम दे कितने सकते हैं? 7, मैक्सिमम +7। ऑक्सीजन फैमिली में 2 ही ले सकता है, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, और दे सकता है वो 6, तो मिनिमम -2, मैक्सिमम +6, ऐसे किया है। ग्रुप 18 में 0 से +8, ये मैंने वैसे ही जिनोन कंपाउंड के आपको एग्जांपल दिखा दिया, आपको फाइंड आउट करना आता ही है ना, अभी जैसे हमने सीखा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इसमें NS एज वेल एज N-1D के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसी ग्रुप में डी ब्लॉक का कितना होता है? उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल +8, कौन?
ओस्मियम एंड रुथेनियम शो करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, सुनना, अगर सेम एटम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जैसे सल्फर सल्फर में, तो दोनों में 0। अगर डिफरेंट एटम में बन रहा है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर कोऑर्डिनेट कर रहा है इलेक्ट्रो नेगेटिव को, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव है -2, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है +2। और अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव को कोऑर्डिनेट कर रहा है तो दोनों में 0। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करता है किसको, कार्बन को, तो दोनों में क्या आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण 0, बाकी दो बॉन्ड के कारण इसमें -2 इसमें +2। समझे? आयनिक कंपाउंड में आयन पे और कैटायन आयन पे सेम आएगा। एक सम रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सोल्व होंगे। सम रूल ये कहता है कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो जिसके आपको फाइंड आउट करने है उसका x मान लिया करो, बाकी का जोड़ के 0 कर दो। अगर आयन दिया है तो आयन पे जितना टोटल चार्ज है तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन आयन के इक्वल। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सम रूल, उससे आपकी ऑक्सीडेशन नंबर एक्सीड कर जाए मैक्सिमम को, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी द आंसर। जैसे CrO5 में आपकी +10 आ जाती है, लेकिन क्रोमियम की इसमें +6 होती है, वो हमें स्ट्रक्चर से पता चलती है। स्ट्रक्चर आपके सामने। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस किए, ये जो आपने सम रूल है ना वो हमने अप्लाई किया। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, आप खुद सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हो, कर लोगे। जितने भी एनसीईआरटी एग्जांपल है ना सारे आपके नोट्स में आ गए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। एनसीईआरटी के एग्जांपल आ गए, आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए, ठीक कर लेंगे भाई। और इनमें ना जैसे ये दे रखे अलग अलग दे रखे, तो आप एक काम क्या करो, स्ट्रक्चर लिख लिया करो। स्ट्रक्चर लिखते हो, सिंगल बॉन्ड अगर आएगा तो सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे -1 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे +1, डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे +2, और ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -3 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे +3। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैंने अभी आपको बताया था, कर लोगे ऐसे, ये कर लेना सारे। नेक्स्ट, इसके बाद एक ये ध्यान रखना, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें NO+1 में होता है, तो जिसके कारण Fe पे +1 आ जाती है, और कोई मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, दो स्ट्रक्चर ये देखो नीट में आया, ये आपका IIT में आया। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड में क्या है, ये स्ट्रक्चर बनता है Br3O8 का, तो इसमें Br में +6 आएगी इन 3 ऑक्सीजन के कारण, Br के कारण तो 0 होती है। Br पे +4 आएगी 2 ऑक्सीजन के कारण, और इसमें +6 आएगी। सिमिलरली अगर आप S4O6 2- में करेंगे तो इस सल्फर पे +5, इन दोनों सल्फर पे 0 क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हैं, और इस सल्फर पे +5। ये आपका C3O2 है। देखो इस ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2, इस कार्बन पे 0 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। ये कार्बन पे इस ऑक्सीजन के कारण +2, ऑक्सीजन पे -2। कर लोगे भाई। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम पता है तो उससे हम एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बता सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्साइड्स में सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितनी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगी तो हाइड्रोक्साइड या जो उसके ऑक्सो एसिड होते हैं उनकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन ऑक्साइड, और हाइड्रोक्साइड में भी सेम ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड में ध्यान रखना, या फास्फोरस में देखो इनके ना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है, मतलब उल्टा होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा खुद का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। अब देखो, अब सीधा कॉन्सेप्ट सीखो। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी आती है। किसी का सेंट्रल एटम अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, लेकिन ले सकता है नहीं दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, वो सिर्फ दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है रिड्यूसिंग एजेंट, और बीच में है तो बोथ, दोनों का काम कर सकता है। तो अब यहाँ पे है ना हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखी है मैक्सिमम और मिनिमम। हाइड्रोजन की मिनिमम -1, मैक्सिमम +1, कार्बन की -4 +5, नाइट्रोजन की -3 +5, ऑक्सीजन की -2 +2, फ्लोरीन की -1 0, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की -1 से +7, फिर सल्फर की -2 से +6, फास्फोरस की -3 से +5, इसकी वैनेडियम की 0 से, मेटल की सबकी 0, और वैनेडियम की मैक्सिमम +5, क्रोमियम की +6, मैग्नीज की +7। कर लोगे ना ऐसे, ये Fe की +3, कॉपर की +2 और टिन और लेड की +4। थक गए, वेरी गुड।
ये एग्जांपल लिख रखे हैं, इसमें सेंट्रल ऑक्सीडेशन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना, जो मैक्सिमम में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मिनिमम में है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो बीच में है दोनों का काम करेगा। ये क्वेश्चन करा था, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी पुट टुगेदर। भाई आप है ना एसिड बेस को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, ठीक वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि रेडॉक्स न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये दोनों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लेड और नाइट्रोजन, तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक साथ रखे जा सकते हैं। H2S और HCl दोनों मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एक दूसरे को ना ऑक्सीडाइज करेंगे ना रिड्यूस करेंगे। ये क्या है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। FeCl3 ऑक्सीडाइजिंग है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग ये क्या करेगा रिड्यूसिंग, ये एक दूसरे को रिएक्शन कर जाएंगे, तो इसलिए एक साथ नहीं रखे जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन में सबसे ज्यादा F2 की होती है, उससे कम O2 की, उससे कम Cl2 की, उससे कम Br2 की, उससे कम I2 की, और रिड्यूसिंग पावर HF से ज्यादा HCl की, उससे ज्यादा HBr की, उससे ज्यादा HI की। चलो भाई ये क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है सारे। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, आप एक काम करना, जो आपको ऑप्शन दिए और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है ना, सभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देख लो, तो आपके मॉलिक्यूल की जिसकी 0 आ जाएगी ना वो फॉर्मूला उसका सही है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का क्या होगा, उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, बस। जैसे अब देखो Cl2 का फाइंड आउट करना है, Cl2 में क्लोरीन 0 से -1 में गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन के एक एटम ने, लेकिन Cl2 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर हो गया 2। लेकिन उल्टा करो, Cl- से Cl2 जाओ तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और Cl- आयन में कितने एटम है, एक, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसका एन फैक्टर 1 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बाय 1। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। C2O4 2 CO2 में जा रहा है, कार्बन +3 से +4 में गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 कार्बन कितना लूज करेंगे 2, और ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं आया, तो उसका एन फैक्टर 2, तो मोलर मास बाय 2। CO2 अगर C2O4 2- में जाए तो +4 से +3 में गया, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन एक ही तो एटम है, तो एक ही गेन करेगा, ऑक्सीजन में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, तो इसका एन फैक्टर 1 कर लोगे ऐसे। ऐसे ये क्रोमियम का है, ये अच्छा एग्जांपल है, इसमें I- में जा रहा है, 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एन फैक्टर 2। अगर सोडियम आयोडाइड में आप देखो I- 0 में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहां देखो सोडियम +1 से +1 में, ऑक्सीजन -2 से -2 में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सल्फर 2 से 2.5 में एक सल्फर का चेंज आया 0.5, तो 2 सल्फर अगर मॉलिक्यूल में कितना चेंज आएगा, 2 × 0.5 1 का, तो एन फैक्टर इसका 1 हो गया। ठीक, इसमें देखो उल्टा देखो, सल्फर 2.5 से 2 में, एक में चेंज आया 0.5 का, 2 में, सॉरी 4 में 0.5 × 2 4, 2 का, तो एन फैक्टर 2 कर लोगे ऐसे, नीचे वाला छोड़ दो। ये KMnO4 का एन फैक्टर, KMnO4 एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाता है, एन फैक्टर 5 आएगा। न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन यानी वीकली अल्कलाइन +7 से +4 में जाएगा, एन फैक्टर 3। बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्गली बेसिक या स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन किसमें जाएगा, +7 से +6 में जाएगा, तो क्या जाएगा एन फैक्टर 1। K2Cr2 का हमेशा एन फैक्टर कितना होता है, 6 होता है। अच्छा I- एसिडिक मीडियम में I2 में जाता है, I- बेसिक मीडियम में IO3- में जाता है, याद रखना है, एन फैक्टर आप फाइंड आउट कर लोगे। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहली आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। क्या ध्यान रखना है, एक एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ कंबाइन करता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सभी में, इनमें ना, इसमें दोनों एलिमेंट, इसमें दोनों एलिमेंट, इसमें दोनों एलिमेंट, इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट CH4 कंपाउंड क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा कर दो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। अब एक बात सोचो, यहाँ पे कंबाइन जो कर रहा था, रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे थे, रिएक्टेंट में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट, तो डिकम्पोजिशन उल्टा कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बोलो कोई डाउट है क्या? अब देखो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करो, कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 बनेगा। एक तो सीधी बात ये, इसमें एलिमेंट नहीं बना, दूसरी बात क्या है, इसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को डिस्प्लेस कर दे। जैसे इसमें देखो एक्स ने क्या किया, वाई को डिस्प्लेस कर दिया, तो वाई डिस्प्लेस हुआ, किसने किया, एक्स ने। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, जो
मोर रिएक्टिव मेटल होती है या ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है, वो लेस रिएक्टिव यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। जैसे जिंक कॉपर को कर देगा, ठीक। मैग्नीशियम किसको करेगा? टाइटेनियम को कर रहा है। कैल्शियम वेनेडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी ये सारे क्या हो रहे हैं? खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और यहां से कंपाउंड से दूसरी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है वो लोअर हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे F2 क्या करेगा? Cl- Br- I- तीनों को X2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। Cl2 किसको करेगा? Br- I- को Br2 I2 में, और Br2 किसको करेगा? ओनली I- को। I2 के ऊपर क्या किसी को कर दे? तो फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता केमिकल रिएक्शन में, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दे रखी है जो आपके सामने लिखी हुई है। परजेनेट आयन जो है वो F- को फ्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। परजेनेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो एसिडिक मीडियम में फ्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है F2 में। ये रिएक्शन एज इट इज याद करनी है। जिनोन +8 से यहां पे खुद जाएगा +6 में और F- को ऑक्सीडाइज कर देगा F2 में और H+ से बन जाएगा पानी। F2 क्या करता है? वाटर को अटैक करता है, उससे ऑक्सीजन निकाल देता है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन है ना आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोबारा आएगी, बस देख लेना। फर्स्ट है की मेटल्स और सेकंड है की कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, नॉर्मल पानी के साथ रिएक्शन करेंगी और पानी से H2 डिस्प्लेस कर देगी। लेस रिएक्टिव मेटल आयरन, मैग्नीशियम, ये इजीली रिएक्ट नहीं करती, इसलिए वाटर को गर्म करते हैं, स्टीम बना लेते हैं, फिर रिएक्शन कर जाएगी, H2 डिस्प्लेस कर देगी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे 12th में, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे की जितनी भी मेटल्स है वो सारी क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेंगे? सीधी एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस डिस्प्लेस कर देगी। लास्ट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है? द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही एलिमेंट का एक साथ ऑक्सीडेशन भी हुआ, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ। जैसे फास्फोरस NaOH के साथ 0 से -3 में गया रिडक्शन, फास्फोरस +1 में गया ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन रटनी है, IIT ने पूछी है, नीट में भी आएगी, कर लोगे इसको याद। फास्फोरस NaOH के साथ एक्वस मीडियम में PS3 बनाएगा और NaH2PO2 बनाएगा। ध्यान से रटना, कहीं Na2HPO2 लिखा हो। H2O2, H2 और O2 में ऑक्सीजन -1 से -2 और 0 में, सल्फर 8 H2- में जाएगा बेसिक मीडियम में और H2O3 2- में जाएगा, और Cl- अल्कलाइन मीडियम में अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो Cl- और ClO- में, और हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो Cl- और ClO3- में। समझ आया सारा? इधर की छोड़ दो, ये कोचिंग के लिए ओनली, ठीक हो गया भाई? करोगे रिवीजन स्टार्ट? देखो अब इधर देख लो सारे प्रॉब्लम 7.5 और 7.6, ये रिडॉक्स रिएक्शन के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है भाई जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो। आपको पता जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, यानी उसका ओनली ऑक्सीडेशन होता है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, उसका ओनली रिडक्शन होता है। तो आप क्या बोलोगे? जो देखो जिसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और इंटरमीडिएट वाला बोथ, यानी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो इसमें देखो क्लोरीन की -1 मिनिमम होती है, +7 मैक्सिमम, +1 +3 +5, ये +7 मैक्सिमम है, ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, बाकी तीनों करेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? इनकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी ऐसे एनसीईआरटी में लिखी है। देखो ClO- और ClO2- दोनों Cl- में जाएंगे रिड्यूस होके और ऑक्सीडाइज होके +5 में जाएंगे, याद करना, और ClO3- +5 से -1 में जाता है और +7 में जाता है। एज इट इज याद करना है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है। जेईई मेंस ने पता क्या किया? BRO-, BRO2-, BRO3-, BRO4-, ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आ जाए फिर बोलना एनसीईआरटी से नहीं था। अरे एनसीईआरटी से ही है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इससे आपका मैच द कॉलम आ सकता है। कैसे आ सकता है? लिस्ट 1 में रिएक्शंस लिख दी और लिस्ट 2 में लिख दिया टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो मैच द कॉलम आएगा, कर लेंगे। तो क्या है? N2 + O2 कंबाइन कर रहे हैं तो क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ कंबाइन करके
प्रोडक्ट बनाए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन का रिवर्स कर दो, दैट इज डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो यानी डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन जो होगी उसमें कम से कम एक एलिमेंट प्रोडक्ट फॉर्म में बनेगा। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, देखो इसमें PbNO3 ट्वाइस का डिकम्पोजिशन हुआ तो O2 एक एलिमेंट बन रहा है, आप समझ जाओगे, दिस इज डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट NaH प्लस H2O क्या कर रहा है, H2 गैस को डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। किसी रिएक्शन में H2 गैस बन रही है, हैलोजेंस बन रहे हैं Cl2 Br2 I2, या फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है O2 बन रही है, ये सारी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। वही अगर कोई मेटल रिड्यूस होकर मेटल एटम फॉर्म में जा रहा है तो वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, तो इसके टाइप हो गए। नेक्स्ट, किसी रिएक्शन में अगर एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो जाए और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन +4 से +3 और +5 में गया है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ साइमल्टेनियसली, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कर लोगे। एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है, इनमें से कोई रिएक्शन चेंज कर देगा या कुछ मिस्टेक करके लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट, इस टाइप से ही बना सकता है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। या चारों रिएक्शन देके ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, इसमें दो रिएक्शन दे रही है, PbO3O4 HCl HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, बोल रहा कि दोनों रिएक्शन में डिफरेंट बिहेवियर क्यों है। भाई Pb3O4 ये मिक्स ऑक्साइड है 2PbO प्लस PbO2 का, तो जब ये रिएक्ट करेगा ना, Pb3O4 रिएक्ट नहीं करता, PbO और PbO2 रिएक्ट करते हैं। PbO2 क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो दोनों रेडॉक्स क्या कर देंगे, रेडॉक्स न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, ये रिएक्शन हो गई। फिर PbO HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा ना, तो PbO बेसिक होता है और HCl एसिडिक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देना, ये फाइनल रिएक्शन आ जाएगी, ऊपर लिखिए, ये समझ में आया। नेक्स्ट, PbO2 में Pb+4 में, HNO3 में नाइट्रोजन +5 में है, तो दोनों अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन्होंने रिएक्शन नहीं करी, लेकिन PbO पार्ट तो HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा ना, एसिड बेस रिएक्शन, PbNO3 ट्वाइस बनाएगा प्लस वाटर बना देगा। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, अब इसको ये बस ये कन्वर्ट हुआ ना, तो Pb3O4 से PbO तो गया इसमें PbNO3 ट्वाइस और वाटर में, और PbO2 अभी भी रिएक्शन मिक्सर में ऐसा ही पड़ा है। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, बैलेंसिंग दो टाइप से करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, आयन एक्सचेंज मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज हमने ओनली आयन एक्सचेंज मेथड किया है। इसके एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल 3 मीडियम में करते हैं। पहला आयन एक्सचेंज मेथड एसिडिक मीडियम में क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सभी एलिमेंट का, ये पता करेंगे कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन, उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा भाई, सबसे पहले एक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कोई सी भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बैलेंसिंग करते टाइम फर्स्ट बैलेंस सेंट्रल एटम, देन बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल ऑन अनदर साइड, देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयंस, और फिर बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और फिर क्या करेंगे, दोनों रिएक्शंस को, दूसरी रिएक्शन को भी ऐसे बैलेंस कर लेंगे और दोनों बैलेंस रिएक्शन को प्रॉपर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं ताकि उनके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। कर लोगे? ये रिएक्शन करी थी बैलेंस, MnO4 - ऑक्जेलेट आयन, ये एनसीईआरटी में है ना, ये भी MnO4 - Mn2+ में जा रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। इसमें पहले आपका सेंट्रल एटम बैलेंस है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर दिया, 4 इधर 4 इधर, फिर आपने यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम थे, 8 H+ आयन ऐड कर दिया, फिर आपने चार्ज बैलेंस किया, इधर 2+ था, इधर +7 और -1 कितना था, देखो +7 और -1, सॉरी +8 और -1, +7 था, तो 5 + 5 एक्स्ट्रा था, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो अब इधर भी +2 है, इधर भी +2 है, ये बैलेंस हो गई। दूसरी ऑक्जेलेट 2 CO2 में जाएगा, ठीक, ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, सीधा चार्ज बैलेंस करो, इधर -2 इधर -2, ठीक। अब दोनों को ऐड करो, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें राइट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। ऐसे ही ये सारी रिएक्शन करनी है, देखो एनसीईआरटी करा रखी है, इनमें से कोई सी भी एक्सप्लेन करनी तो बताओ। वो एक बच्चे ने पूछी थी ना सल्फाइट वाली, ये बता देता हूँ, सल्फाइट सल्फेट वाली यही पूछी थी ना। डाइक्रोमेट है, सल्फाइट आयन के साथ इसमें जा रहा है, ठीक, तो डाइक्रोमेट पहले क्रोमियम 3+ में जाएगा, तो 2 क्रोमियम इधर, इधर भी 2 क्रोमियम होने चाहिए। उसके बाद क्या है, फिर बैलेंस करो ऑक्सीजन एटम, इधर 7 तो इधर 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, फिर हाइड्रोजन एटम बैलेंस करो, इधर 14 इधर 14 H+। अब चार्ज बैलेंस करो, इधर कितना है +14 और -2 +12, और इधर कितना है +6, तो यहाँ पे +6 एक्स्ट्रा है, तो +6 को न्यूट्रलाइज कर दो, -6 से 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये चार्ज बैलेंस हो गया दोनों तरफ। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा सल्फाइट सल्फेट में जाएगा, सल्फर एटम बैलेंस है 1-1 है,
तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस करो, इधर 4 इधर 3, इधर एक और एक्स्ट्रा होना चाहिए, H2 ऐड कर दिया। फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे 2H प्लस से, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज बैलेंस कर देना, इधर -2 है, इधर न्यूट्रल था -2 + 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो -2 चार्ज 2 दूसरा हो गया। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, इसमें राइट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली इक्वेशन प्लस दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर देना, कर दोगे, ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही ये एग्जांपल है, ऐसे ही ये वाला एग्जांपल है। बोलो कोई सा एक्सप्लेन करना तो। नेक्स्ट, ये रिएक्शन H2O2 को बैलेंसिंग, H2O2 दो ऑक्सीजन एटम है, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, तो इधर 4 हाइड्रोजन एटम, इधर 2 H प्लस ऐड कर दो, इधर 0 चार्ज, उधर +2 चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके उधर भी 0 कर दो, एक इक्वेशन बैलेंस होगी। Fe2 + Fe3 में सेंट्रल एटम बैलेंस, ऑक्सीजन एटम है ही नहीं, हाइड्रोजन एटम नहीं, सीधा चार्ज बैलेंस करो, इधर भी +2 इधर भी +2, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, ठीक, तो दोनों को ऐड कर दो। उसको इक्वेशन 1 में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। फिर ये MnO4 - SO2 + Mn2 कन्वर्टिंग इनटू HSO4- है। ध्यान देना, उसने HSO4- लिख के दिया ना, तो ऐसे ही बैलेंस करना आप। अब अपना दिमाग मत लगाना सर सल्फेट में जाता है, इसमें जाता है, उसमें जाता है, नहीं, जो एग्जामिनर लिखा वही बैलेंस करो, कर लोगे। चलो नेक्स्ट, फिर इसके बाद फिर ये Mn3 + Mn2 और MnO2 में जा रहा है, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, Mn3 + Mn2 में जाएगा, तो सेंट्रल एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम कुछ भी नहीं है, तो सीधा चार्ज बैलेंस करो, इधर +2 इधर +3, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो +2 हो गए बोथ साइड। फिर Mn3 + MnO2 में सेंट्रल एटम तो बैलेंस एक है, ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर 2 तो इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल, इधर 4 हाइड्रोजन एटम, इधर 4 H प्लस, इधर +3 चार्ज, इधर +4, एक प्लस एक्स्ट्रा है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करके न्यूट्रलाइज कर दो उसको। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन 1 + 2 कर दो। ये फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया मैंने। नेक्स्ट, बेसिक मीडियम में क्या करना, पूरा वही का वही स्टेप्स हैं सारे आपके लगातार, बस एक काम करना, जो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करी है ना, उसमें लास्ट स्टेप में दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ OH- ऐड कर देना, ठीक, जितने H प्लस है तो उसको फिर बैलेंस कर देना, कर दोगे। ये एक काम करो, ये पूरा स्टेप लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिखी, बैलेंस करो, सेंट्रल एटम बैलेंस किया, ऑक्सीजन एटम बैलेंस किया, हाइड्रोजन एटम बैलेंस किए, हाइड्रोजन एटम जैसे ही बैलेंस किए उसमें H प्लस आ जाता है, तो उतने ही सेम साइड नंबर ऑफ OH- और OH- ऐड कर दो, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करो चार्ज से, यहां तक हो गया। ऐसे ही सेकंड हाफ रिएक्शन बैलेंस करो, फिर दोनों रिएक्शन को ऐसे ऐड कर दो, ताकि ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, कर लोगे। तो कैसे कर लो, बीच में कर लो या लास्ट में कर लो उसको। ये क्वेश्चन है MnO4 - Br - MnO2 और BrO3- में जा रहा है, पहले MnO4 - MnO2 में गया, तो इधर 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके बैलेंस हो गया, फिर इधर 4 हाइड्रोजन, तो 4 H प्लस ऐड कर दिए, 4 H प्लस जैसे ही ऐड किए, 4 OH- इधर 4 OH- इधर, तो 4 H प्लस OH- 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल, इधर बच गया 2 वाटर मॉलिक्यूल, MnO4 - MnO2 और 4 OH-, तो इधर क्या 4 माइनस एक्स्ट्रा है, इधर -1 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, -4 हो जाएगा। सिमिलरली ये बैलेंस Br- BrO3- में गया, तो इधर 3 ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है क्योंकि सेंट्रल तो बैलेंस है, 3 H2 ऐड किए, फिर इस तरफ 6 H प्लस, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ OH-, फिर ये 6 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इधर 3 है तो इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे, 6 OH- Br- BrO3- 3 वाटर मॉलिक्यूल, उधर टोटल चार्ज -7 इधर -1, तो 6 माइनस इधर ऐड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन से, 1 में 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, इसमें राइट में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये डिफरेंस ध्यान क्या रखना था, MnO4 - I- के साथ I2 में जा रहा है, I2 में ही जा रहा है बेसिक मीडियम में, जैसा उसने लिखा वैसे ही सोल्व करना, कर लोगे, ये तो और आसान हो जाएगी। पहली रिएक्शन जैसे ऊपर बैलेंस किया एग्जैक्टली वैसे, इसमें I- I2 में जाएगा, 2I इधर 2I इधर हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन, -2 चार्ज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में राइट में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट को 2 से और सेकंड को थर्ड से 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ऐसे ही ये 2 क्वेश्चन कर लोगे। अब कितने ही कर लो यार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो बस आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। लास्ट में न्यूट्रल मीडियम में कुछ नहीं, चार्ज और एटम कंजर्वेशन होता है, सीधा चार्ज बैलेंस करो, लेफ्ट और राइट सीधा ही बैलेंस कर सकते हो। आपको कोई रिएक्शन जैसे ये लिखी ना, इधर +1 इधर +2, तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी +2 इधर भी +2, अब एटम बैलेंस करो, इधर जिंक का 1 इधर भी 1, ठीक, उधर Ag के 2 इधर भी 2, बैलेंस हो गया चार्ज और एटम कंजर्वेशन। बस देखो भाई, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, जिसका पर्पज क्या है ये फाइंड आउट करना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। तो उससे हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, फिर
उन दोनों रिएक्शन के सेंट्रल एटम्स को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है उनको बैलेंस करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो बचे हुए एटम्स है उनको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है। जैसे अगर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है बाई H2O एंड H+ इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में H2O और OH- से, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। और कहीं पे अगर चार्ज वगैरह रह जाए, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, अगर बाई चांस आ जाए किसी में, तो उसको इस बार इलेक्ट्रॉन से बैलेंस नहीं करेंगे, किससे? H+ से। फाइनली H+ से बैलेंस करते हैं चार्ज को, ध्यान रखना है। बोलो कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ जाऊं। इसका कॉन्सेप्ट होता है टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या यूं बोल दो, रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन तभी तो होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था HNO3 HiNO कन्वर्टिंग इनटू I2। Hi I2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, HNO3 NO में रिड्यूस हो रहा है, ये हमने देखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आयोडीन बैलेंस करो, इधर दो इधर भी दो होने चाहिए। फिर हमने देखा एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दो आयोडीन दो, तो यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। HNO3 में नाइट्रोजन इधर एक इधर भी एक, +5 से +2 में गया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? 3 इलेक्ट्रॉन गेन। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कैसे? ऐसे पॉसिबल नहीं है। या तो ये बोलो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से। तो क्या करोगे? 1 × 3 + 2 × 2, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो यहाँ तक ऐड हुआ। अब आप देखो ऑक्सीजन एटम कितने, इधर तो 2, उधर कितने हैं? 6, तो 6 ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा ना, 4 ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा, तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। फाइनली हाइड्रोजन एटम चेक करो, 6 और 2 8, उधर 8 इधर, बैलेंस हो गया। सिमिलरली ये रिएक्शन बैलेंस करनी थी, ऐसे कर लोगे? बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का? नेक्स्ट, ये P4 वाली बैलेंस की है। P4 एक बार तो रिडक्शन हुआ, एक बार ऑक्सीडेशन हुआ, P4 PS3 में गया, P4 +1 में गया। ठीक, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। क्यों? क्योंकि 4 फास्फोरस लिखोगे ना, इधर भी P4 है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक फास्फोरस 0 से -3 में गया तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 4 कितने गेन करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पे 0 से +1 में गया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? एटम बैलेंस। तो 4 फास्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, वहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। तो 1 + 2 × 3, तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के आने के बाद आप क्या करोगे? ये देखो 4P4 आ जाएगा, 24H2 आ जाएगा, 4PS3 आ जाएगा, 12H2PO2- आ जाएगा। फिर इसमें क्या करना? ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना। कैसे? 24H2 बाद में आएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 है, यहाँ पे 24 ऑक्सीजन एटम, उधर 24H2 ऐड कर दो, बैलेंस हो गया। फिर H+ बैलेंस करो, 4 थी 12 और 12 दूनी 24, 36 इधर है और इधर कितना है? 24 दूनी 48, 12 एक्स्ट्रा है तो 12 H+ ऐड किए। उसने बेसिक OH- दिया, यानी बेसिक मीडियम करने के लिए H+ को इधर 12 OH- 12 OH- ऐड कर दिया, कितना हो गया? 12 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। ठीक, उधर 24 है तो कितने बच गए? उधर 12 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। फिर ये रिएक्शन आ गई, इसको 3 से बैलेंस कर दो, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करनी है। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये भी NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इनमें भी सेम है। N2H4 NO में गया, ClO3- किस में गया? Cl- में गया। इसमें पहले सेंट्रल एटम बैलेंस की, इधर 2 इधर भी 2, तो यहाँ पे 2- से 2+ में जा रहा है। एक एटम 2- से 2+ में गया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल 2 ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम बैलेंस है, +5 से -1 में गया, 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। सिर्फ सेंट्रल एटम बैलेंस करना, ये मत सोचना ऑक्सीजन का क्या हुआ। ऑक्सीजन -2 से -2 में जाएगा, आप सेंट्रल एटम बैलेंस करो, बाकी को बाद में। तो इसको ना, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 24 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 24 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फिर ऐड कर देना। ऐड करने के बाद वापस फाइनली आप वाटर से बैलेंस कर देना। जैसे ये रिएक्शन आपकी आई होगी अभी तक, तो उसमें देखो 4 थी, 12 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे 12 उधर है, 6 इधर है, तो उधर 6 एक्स्ट्रा, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। सिमिलरली ये कर लोगे क्या? बहुत आसान है ना। नेक्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है भाई, किसी भी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, वो आप बैलेंस करके लिखो या अनबैलेंस लिख दो। कोई किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं। रिएक्टेंट के इक्वल कर सकते हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के किसी के इक्वल कर सकते हो। जैसे ये रिएक्शन होगी, A B के साथ रिएक्शन करके C और D बना रहा है, मुझे नहीं पता बैलेंस है या नहीं है, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना आता है वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट।
n इंटू एन फैक्टर से या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। लिमिटिंग रिजल्ट कैसे होता है इक्विवेलेंट में, जिसके लिए इक्विवेलेंट कम है वही लिमिटिंग रिजल्ट है। हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, ठीक उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, जैसे इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। तो आपको पता है पर मैग्नेट Mn2+ में जाएगा एसिडिक मीडियम में, इसका एन फैक्टर 5 है। फेरस ऑक्सलेट Fe3+ में जाएगा Fe+2 से, और ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन +3 से +4 में जाएगा। तो आयरन तो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कार्बन 2 है तो 2 कार्बन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इसका टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसका एन फैक्टर 3। तो दोनों का एन फैक्टर इक्वल कर दो, n इंटू एन फैक्टर, उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है, एन फैक्टर 5 है, इसके नंबर ऑफ मोल गिवन है, एन फैक्टर 3 आ जाएगा आंसर। नंबर ऑफ मोल्स आ गए KMnO4 के। सिमिलरली ये है, इसमें बस मैंने क्या कर दिया, बेरियम पर मैग्नेट दे दिया। यहाँ पे भी आप ऑक्जेलेट आयन को ऑक्सीडाइज कर रहे हो। ध्यान देने वाली बात क्या, बेरियम पर मैग्नेट में 2 मैग्नीज आयन है, तो 2 Mn है, तो 2 Mn है तो इसका 1 Mn 5 इलेक्ट्रॉन लेके 2 Mn+2 में जा रहा है, तो 2 कितने लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इसका एन फैक्टर 10 आ जाएगा। ऑक्जेलेट का एन फैक्टर 2 होता है। कर लोगे ऐसे, बोलो भाई, ठीक। बाकी तुम्हें आता ही क्वेश्चन सोल्व करना आगे। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Ki इन अल्कलाइन मीडियम। इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखना MnO4 अल्कलाइन मीडियम में I- को IO3- में ऑक्सीडाइज करेगा। कर लोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ki, हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन सोल्व। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 8 ग्राम फेरस आयन इनटू फेरिक आयन इफ HNO3 इज कन्वर्टेड इनटू NO। आपको मोलरिटी दे दी और एन फैक्टर अपने आप समझ रहे हो, HNO3 अगर NO में जाएगा तो 3 एन फैक्टर आएगा उसका, ठीक। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से नॉर्मलिटी आ जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसका कैसे आएगा, फेरस आयन से फेरिक आयन Fe2+ से Fe+3, एन फैक्टर 1, नंबर ऑफ मोल्स 8/56। तो n इंटू एन फैक्टर से उसका कर दो और इधर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड मास ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 25 ml 0.16 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड। मास देखा n इंटू एन फैक्टर कर लेना उसका, तो और एन फैक्टर इसका 5 आ जाएगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है। और H2C2O4 का नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम आपको देखा है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, एन फैक्टर बता दो। इसमें पूछ रहा है KMnO4 है 15.8 ग्राम 50 ml एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका एन फैक्टर कितना रहेगा, 5, और 5 एन फैक्टर होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना, 15.8 डिवाइड बाई 158 उसका मोलर मास इंटू मैन फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए 0.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मलिटी। बस ये करने थे, ठीक है ना। Subscribe Revise Classes channel for latest update on NEET exam.